बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझे रिकंसिलेशन की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, रिकंसाइल करना बोलते हैं। आप जब वर्क करेंगे ना जॉब पे तो आपको बोला जाएगा स्टेटमेंट में डिफरेंस आ रहा है, तो उसको रिकंसाइल कर लीजिए। ठीक है, तो रिकंसिलेशन मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू अपोजिट स्टेटमेंट टू फाइंड आउट डिसएग्रीमेंट और रीजन। ठीक है, इसको एग्जांपल से लेते हैं। जैसे ये रिकंसिलेशन कहाँ कहाँ वर्ड उपयोग होता है? बैंक में, सन्डी डेप्टर क्रेडिटर्स में, लोन और एडवांस पार्टीज में, या बैंक अकाउंट विद स्टेटमेंट। ठीक है, मेरे पास सन्डी क्रेडिटर का स्टेटमेंट आया तो मेरे पास अपनी एंट्री है और उसका स्टेटमेंट आया। सबसे पहले तो दोनों स्टेटमेंट की एंट्रियां जस्ट अपोजिट होगी। ठीक है, जैसे सन्डी क्रेडिटर के केस में मेरे लिए परचेस है तो उसके लिए सेल है, तो उसमें सेल दिखाए। जो मेरे लिए पेमेंट है उसमें रिसीव दिखाए। सबसे पहले वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है ना। बैंक में भी जो हम डिपॉजिट दिखेंगे तो बैंक रिसीव दिखाएगा, है ना। यानी हमारा डेबिट बैंक का क्रेडिट, वैसे जस्ट अपोजिट होता है। तो ये चीज़ बैंक के केस में भी होगा। तो जो हम अपने डॉक्यूमेंट और ट्रांजेक्शन के बेस पे हम अपने टैली में या अपने सॉफ्टवेयर में एंट्रियाँ शो कर रहे हैं और बैंक से हम स्टेटमेंट मंगाएंगे तो जस्ट अपोजिट रहेगा। अब उससे हम ये देखना चाहेंगे, चाहे क्रेडिटर हो डेबिटर हो, हम किसी से लोन लिए या किसी को लोन दिए, उनका स्टेटमेंट मंगाएंगे। ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? ताकि कोई मिस्टेक उनसे या हमसे, सामने वाले पार्टी से या हमसे ना हो गई हो। ठीक है, क्योंकि इन सारे ट्रांजेक्शन की सही और गलत होने का संबंध कहीं ना कहीं टैक्स से, आपकी ऑडिट से, आपके असेसमेंट से, आपके पेमेंट से हुआ हुआ है। तो गलती मानवीय स्वभाव है, इसलिए तो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो ऐसा स्टेटमेंट से हम अपना अकाउंट वेरीफाई करके उनसे उनकी संभावित मिस्टेक, सामने वाली पार्टी की और अपनी संभावित मिस्टेक को पूरी तरीके से ठुक बजा के ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहले देखते हैं कि जो मेरा फाइनल बैंक बैलेंस है और बैंक स्टेटमेंट का है वो मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, दैट मीन गड़बड़, कुछ ना कुछ मिस्टेक या तो मुझसे हुई है या बैंक से हुई। या क्रेडिटर का स्टेटमेंट आया तो बैलेंस मैच करूंगा, क्लोजिंग बैलेंस मेरे को कितना देना है, तो मेरा जो बुक बता रहा है और जो उसका स्टेटमेंट बता रहा है सही है, सेम है, कोई प्रॉब्लम, डिफरेंस है तो रिकनसाइल करो। रिकनसाइल वर्ड पकड़ में आया, रिकनसाइल करो। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन टू अपोजिट स्टेटमेंट टू फाइंड आउट डिसएग्रीमेंट एंड रीजन। तो हम वो पॉइंट ढूंढेंगे, वो अमाउंट ढूंढेंगे, वो एंट्रियाँ ढूंढेंगे कि कौन सी एंट्रियाँ जो वहाँ है मेरे यहाँ नहीं, और जो मेरे यहाँ है वो सामने वाले स्टेटमेंट में नहीं है, और उसका रीज़न क्या है। तो उसको ढूंढेंगे, समझेंगे, वेरीफाई करेंगे, आवश्यकता अनुसार फिर उस पर डिस्कस करके उसको दूर करेंगे। गलती हमसे हुई है तो हम दूर करेंगे, सामने वाले से हुई है तो उससे डिस्कस करके, कम्युनिकेट करके उसको दूर करेंगे। ठीक है, तो बैंक के केस में, बैंक रिकन्सिलेशन केस में 99.99% मिस्टेक हमारी ओर से होती है, बैंक की ओर से नहीं होती, क्योंकि बैंक का सिस्टम बहुत ऑथेंटिक है, 3-4 काउंटर से चीज़ें गुजरती है। तो वहाँ वहाँ संभावना गलती की कम होती है। ऐसा नहीं नहीं होती, मैं नहीं बोलूँगा नहीं होती, बट रेयर होती है, बहुत रेयर। बट बाकी के केस में जैसे हम इंसान हैं, क्रेडिटर हो, डेबिटर हो, लोन वाली पार्टियां हो, संभावना जितनी उधर होती है उतनी हमारे सीबीएच दोनों से हो सकती है। क्लियर है। हम अभी जो बैंक स्टेटमेंट पे, मेन रिकंसिलेशन पे फोकस करेंगे। तो बैंक इज ए फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी एंड मनी creator that create money by lending money to a borrower, thereby creating a corresponding deposit on the bank's बैलेंस शीट। तो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होती है। ठीक है, जो हम एक मीडिएटर होता है जो दो पार्टियों के बीच जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए माध्यम बनता है। बैंक के माध्यम से हम लोगों के साथ लेन देन करते हैं। ठीक है, तो बैंक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इंटरमीडिएटर बीच का लिंक बनता है। तो कैश बुक और पासबुक, तो जो हम अपने बैंक के ट्रांजेक्शन है वो भी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और सामने से हमको पासबुक या बैंक स्टेटमेंट मिलता है। ठीक है, जिसमें वो सारी एंट्रियाँ करेस्पॉन्डिंग और अपोजिट साइड में रिकॉर्ड रहती है। ये क्लियर है। ठीक, तो बैंक रिकन्सिलेशन की आवश्यकता कब पड़ती है? जब कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं। तो बैलेंस चाहे क्रेडिटर हो, डेबिटर हो, लोन वाले सभी पार्टियों में रिकन्सिलेशन तब जरूरत पड़ेगी जब दोनों के बैलेंस आपस आपस में मिसमैच नहीं, तो वो डिसएग्रीमेंट ढूंढते हो। ठीक है, तो कैश बुक और पासबुक का ये फॉर्मेट देखिए। ठीक है, जो चीज़ें हमारे यहाँ हैं वो चीज़ें बैंक में भी हैं। ठीक है, ये बैंक का ये फॉर्मेट इस तरीके से रहते हैं। हमारा कैश बुक रहता है, ये अपन कर चुके हैं। ये बैंक का पासबुक है, ये बैलेंस है, लिखा हुआ है बैलेंस 570 क्रेडिट। ठीक है, फिर ये क्रेडिट है मतलब हमने डिपॉजिट किया। ठीक है, 62,800 देखिए ऐड हो गया है बैलेंस में। ठीक है, फिर ये 20,000 जो है वो
डेबिट है मतलब विड्रॉ किया है, तो ये बैलेंस से माइनस हो गया। देखिए इस तरीके से रहता है फॉर्मेट, है ना। डिपॉजिट ऐड हो जाएगा आपके बैलेंस में और विड्रॉ लेस हो जाएगा। और ओडी के केस में अपोजिट, ठीक है। अपोजिट के केस में आपने ओडी किया हुआ है तो डिपॉजिट करेंगे तो बैलेंस कम हो जाएगा, आपका माइनस बैलेंस कम हो जाएगा। माइनस में प्लस करेंगे तो माइनस कम होगा, और विड्रॉ करेंगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हमेशा ध्यान में रखिए, तो आसानी होगी आपको। ठीक है, बैलेंस फॉर कैश बुक एंड पासबुक, तो ये अकाउंटिंग कैश बुक है एंड कैश बुक बैलेंस, और बैंक के बैंक स्टेटमेंट में कैश बुक का बैलेंस, बैंक का बैलेंस इक्वल बराबर होना चाहिए। दोनों का बैलेंस देखेंगे अपन, है ना। ठीक है, फिर नॉट बैलेंस ऑफ कैश एंड पासबुक, तो यहाँ डिफरेंस जो है वो, तो डिफरेंस आएगा, इसमें इक्वल है, दोनों बैलेंस मैच हो रहे हैं। ठीक है, इसमें नहीं है तो एक्सप्लेन बाय मेकिंग बैंक रिकंसिलिएशन। तो ये तो एक तो आपको रेगुलर बनाते रहना है। ठीक है, इससे फ्रॉड भी पकड़ में आते हैं, मालूम है। एक कंपनी, उसमें कई सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो कर्मचारी पीछे फ्रॉड कर लेते हैं, यहाँ से पैसे ले गए बैंक में जमा नहीं कर रहा, या पार्टियों से पैसे लिए बैंक में जमा नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब उसको अपन 3 महीने 6 महीने बात करेंगे, तब तक तो बहुत सारा फ्रॉड कर देते हैं। और रोज का जो रोज रिकनसाइल होगा, रोज का रोज वेरीफाई होगा, फ्रॉड तुरंत इमीडिएट पकड़ में आ जाएगा। कई बार ऐसे किस्से आपने सुने होंगे पेपर में, ये सुनो, ये वाली बात है, वहाँ भी देखिए सपोर्ट करता है फ्रॉड पकड़ने। ठीक है, तो रोज का रोज मिलाते रहिए। इसलिए जो जितनी भी बोलते हैं डिसिप्लिन कंपनियां रहती हैं, रोज कैशियर जो है रात को अपना कैश का भी हिसाब दे के जाता है, उसको वेरीफाई करवाता है अपने सीनियर या बॉस को कि भाई यार कैशियर के पास कैश भी होता है और बैंक की डिटेल भी। ठीक है, दोनों को रात में बंद करने से पहले भाई वेरीफाई करो, जो बुक बोल रहा होता है मेरे को गिन के पैसा दो, जमा करो फिर घर जाओ, फिर घर जाओ। कई बार मिसमैच नहीं होता तो उसको मिलाते हुए 1-2 घंटे हो जाते हैं, किसका भूल रहे हैं, किसका नोट नहीं किया, किसका ज़्यादा नोट हो गया, सब बैंक के प्रैक्टिकली मिलाते हैं। ठीक है, तो जो डिफरेंस आ रहा है उसके रीज़न दीजिए, उसका एक स्टेटमेंट बनाइए। दूसरा एक और जिसका प्रैक्टिकल पहलू है कि जब आप 31 मार्च को ऑडिट कराएं, 31 मार्च को भी आपकी बुक्स में बैंक का बैलेंस दिखेगा 10,000, और बैंक का स्टेटमेंट भी सबमिट करेंगे, सीए मांगेगा आपसे कि बैंक का स्टेटमेंट दीजिए, वहाँ बैलेंस दिखेगा 15,000, मिसमैच कहाँ लागू है। तो उसका आप एक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना के आप जमा करेंगे, ये वो एंट्रियाँ हैं जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, और उन एंट्रियों को प्लस माइनस करने के बाद बैलेंस हमारा मैच हो जाए। तो वो क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से डिफरेंसेस आते हैं, अब हमको वहाँ जाना है। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों है, क्या स्टेप होते हैं, ये सारी चीज़ें, ये इस रीजन से बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें दिख रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बेस पकड़ो फिर से, है ना। द बैलेंस इन द कैश बुक इज एन असेट टू द कंपनी। कैश बुक में जो बैंक का बैलेंस होता है वो आपका असेट होता है, आपका बैंक में डिपॉजिट है, डेबिट बैलेंस। ठीक है, डेबिट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज एंड क्रेडिट रिप्रेजेंट एन डिक्रीज। जैसे वहाँ डिपॉजिट है तो बैलेंस बढ़ रहा है, और विड्रॉ है तो घट रहा है। तो यहाँ डेबिट साइड जो होता है रिसिप्ट होता है, व्हाट कम्स इन, तो इसमें बैलेंस बढ़ेगा, इसमें घटेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको बेसिकली वर्बल रखनी पड़ेगी, तभी आपका काम फास्ट होगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज होंगे। प्लस करना होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस करना होगा तो प्लस करेंगे, तो आपका रिकन्सिलेशन भी मैच नहीं। ठीक है, और बैंक स्टेटमेंट में वही होता है, डेबिट रिप्रेजेंट डिक्रीज उल्टा है, एंड क्रेडिट रिप्रेजेंट इंक्रीज। क्रेडिट एंड डिपॉजिट तो बैलेंस इंक्रीज होगा, और डेबिट एंड विड्रॉ तो डिक्रीज होगा। तो कैश पे और बैंक अपोजिट है, दिख रहा है अपोजिट है, डेबिट इंक्रीज हो रहा है तो बैंक में डेबिट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज यानी बैलेंस घटेगा, विड्रॉ करेंगे तो घटेगा ना भाई, बहुत सिंपल है। जैसा शब्द है वैसा उसकी मीनिंग है। इसमें डेबिट में वाट कम से आएगा, आएगा तो बढ़ेगा, रिसिप्ट है कैश बुक में। ठीक है, और क्रेडिट करेंगे यानी गोज आउट तो घटेगा, बैंक में उल्टा होगा। ये फंडा क्लियर है, बस यही फंडा आपको रिकंसिलेशन में स्पीड और अंडरस्टैंडिंग देगा। ये तो जब जब बनाएंगे कंफ्यूज होंगे, ये अच्छे से दिमाग में बैठे, ये कोर पॉइंट है आपके रिकंसिलेशन का हमेशा। ठीक है, अच्छे से माइंड में है, इसको ध्यान में रखते हुए आप चीज़ों को समझेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रीजन फॉर डिफरेंस, अभी रीजन आता है, डिफरेंस आता क्यों है। ठीक है, बैंक के साथ, तो कैश बुक एंड बैंक बुक में डिफरेंस आता क्यों है, तो बैंक बैलेंस हैज शोन इन द कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट सेल्डम एग्री, जनरली एग्री होने चाहिए,
But there are various reasons for this statement is used to reconcile the two values. तो कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से मिसमैचेस होते हैं। वो रीजन क्या है? देयर आर सम ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय द डिपॉजिटर बट मिस्ड बाय द बैंक। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो हमने रिकॉर्ड किए हैं लेकिन बैंक में नहीं आए। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो बैंक में आए हमके पास रिकॉर्ड में, हमारे कैश बुक में नहीं होते वो। तो वो ट्रांजेक्शन क्या होते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप पहचानिए। क्यों होता है ऐसा? अनरिप्रेजेंटेड चेक, दे आर चेक इशूड बाय द फर्म, दे हैव नॉट येट बीन प्रेजेंटेड इन द बैंक फॉर पेमेंट। मैंने अपने क्रेडिटर को पेमेंट दिया, मैंने अपने बोरोवर को, लैंडलॉर्ड को पेमेंट दिया, मैंने चेक दिया और मैंने एंट्री कर दी, सामने वाले बैंक में डाला ही नहीं। तो क्या होगा? बैंक में नहीं दिखेगा। ठीक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो बाल बैलेंस कहाँ से मैच करेगा? है क्या? इसका उल्टा डिपॉजिट ट्रांजेक्शन, अनक्रेडिटेड चेक, कैश रिसीव्ड रिकॉर्डेड बाय द डिपॉजिटर्स बट नॉट इंक्लूडेड इन द बैंक स्टेटमेंट। क्या मतलब हुआ इसका? सही वही है, हमको जो चेक मिले हैं, एक जो चेक हमने दिए हैं, एक जो चेक हमको मिले हैं, है कि नहीं? वो हमने अपने कैश बुक में तो लिख लिया लेकिन बैंक में अभी आया नहीं है, क्लियर होके आया नहीं है। आपको पेमेंट आएगी डेबिटर से तो भी तो आप एंट्री कर लोगे ना, पेमेंट आ गई। ठीक है, डिपॉजिटेड इन द सेम डे, डिपॉजिट इन द नेक्स्ट डे, याद है आपको जनरल एंट्री में? नेक्स्ट डे की एंट्री अलग होती है, सेम डे की एंट्री अलग होती है। वही बात आई है, एक में चेक हमने दिया, एक में चेक हमको मिला, तो हमने तो रिकॉर्ड कर लिया बट बैंक में वो आया ही नहीं। हमने दिया तो भी सामने वाले ने नहीं डाला, हमने रिकॉर्ड किया तो अभी तक बैंक में आया नहीं है। रीज़न जो भी हो सकता है, बैंक में छुट्टी हो सकती है, सामने वाले का फंड कम हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से नहीं आया। खासकर तब जब आप रोज मैच करते हो, आज चेक आया, लिख दिया, बैंक से स्टेटमेंट मंगाया, ऑनलाइन डाउनलोड कर दिया, बैंक स्टेटमेंट आया ही नहीं। तो आप जब रोज हिसाब देते हो तो भैया वो लिख के देना पड़ेगा, रिकन्सिलेशन बना के देना पड़ेगा, देखो ये इन पार्टियों के चेक आए हैं, बैंक में नहीं आया है, देखो रिकन्सिलेशन बना के वो बैलेंस मैच हो जाएगा। या इन पार्टी को हमने इशू कर दिया चेक, हमने पेमेंट दिखा दिया, तो पार्टियों ने तो लगाया ही नहीं ना चेक, तो बैंक में कैसे आएगा? पार्टियों ने चेक भेजा ही नहीं। रीजन जो भी हो, उनके घर में शादी है, बाहर गए हैं, उनको लेट करते हैं, सुस्ती करते हैं, बैंक बंद हो, छुट्टी हो, जो भी हो, आप तो रोज हिसाब दे रहे हो। ठीक है, अब आप जनरल छुट्टी है, आप हिसाब दे रहे हो, लेकिन उसकी स्पेशल छुट्टी है, आप छुट्टी पे नहीं हो, सामने वाले स्कूल कॉलेज को आपने दिया है, कॉलेज एक हफ्ते से बंद है, तो चेक कहाँ से लगाएगा वो? सपोज फीस का ही चेक आपने कॉलेज को दिया, तो आप जनरल हॉलीडे नहीं लेते हो, स्पेशल हॉलीडे आप लेते हो, लेकिन स्कूल तो सब सारे हॉलीडे लेता है, तो चेक तो उसने स्कूल ने डाला ही नहीं, तो बैंक में कहाँ से विड्रॉ होगा? मिसमैच मारेगा। एकदम प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म पे ले जा रहे हो चीज़ों को। ठीक है, प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म का चश्मा पहन के ही चीज़ों को देखना है, समझना, उससे बाहर कुछ भी नहीं। ठीक है, ऐसी सर्विस चार्ज है, डिसऑनर चेक है, देयर आर चार्जेस मेड बाय द बैंक। अब उल्टा, बैंक ने आपके अकाउंट से सर्विस चार्ज काटा, हमको पता ही नहीं, जब तक स्टेटमेंट नहीं मांगोगे तो एंट्री तो लिए ही नहीं। ठीक है, देयर आर चेक डिपॉजिटेड बट सब्सिक्वेंटली रिटर्न बाय द बैंक ड्यू टू द फेलियर ऑफ द ड्रॉन। चेक बाउंस हो गए, आपने जो चेक लिख दिया अपने में, वहां से बाउंस हो गए। ठीक है, तो बैंक में कहाँ से जुड़ेगा? इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, मिसलेनियस बैंक चार्जेस, डेबिट एंड क्रेडिट। तो बैंक ऐसे चार्जेस या इंटरेस्ट देता है या लेता है, आपके डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देता भी है, ठीक है, और आपके सीसी लिमिट पे बैंक इंटरेस्ट काटता भी है आपका, तो उससे बैलेंस प्रभावित होगा, वो एंट्री आपके पास है ही नहीं जब तक स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो किसी प्रकार की सर्विस, चाहे वो आपके अकाउंट से काटे या आपके अकाउंट में जमा करे, वो एंट्री आपके पास रहेगी नहीं, तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। इज दैट क्लियर है? ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन, तो एक बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनता है, ये बनता है। तो आप अपनी एंट्रियाँ, अपना कैश बुक रखेंगे, बैंक स्टेटमेंट सामने रखेंगे, अब वो पॉइंट ढूंढेंगे जो अभी हमने एग्जांपल दिए कि हमने चेक इशू किया बट पार्टी ने प्रेजेंट नहीं किया, चेक हमने डिपॉजिट किया लेकिन बैंक में क्लियर नहीं हुआ, बैंक ने चार्ज काटा, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, वो सारी एंट्री को टिक करेंगे। ठीक है, उस जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो अब वो पहला वाला पार्ट याद करो, किसकी वजह से डिक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इंक्रीज क्लियर है? ठीक है, तो आपको बराबर करना है,
तो अगर बैलेंस बढ़ रहा है ना, तो इसमें देखिए एक ऐड कॉलम है, एक लेस कॉलम है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक। अब आप इसमें रिकंसिलेशन बनाते समय जो बैलेंस बेस ले रहे हो वो कैश बुक का बैलेंस ले रहे हो, ठीक है। तो अब चेक इशू इशू किया, बट बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो क्या हुआ, चेक इशू कर रहे हैं तो आपका बैलेंस घट रहा है कि बढ़ रहा है? हम चेक इशू कर रहे हैं तो हमारा कैश बुक जो है घट रहा है, घट रहा है, पेमेंट करें तो घट रहा है, रिसीव करेंगे तो बढ़ेगा, बहुत कॉमन चीज़ है, ठीक है। अब वो बैंक में आया नहीं, तो आपको रिकंसिलेशन यानी इक्वल करना है, आपका पर्पस है दोनों स्टेटमेंट इक्वल होने ही चाहिए ना, बैलेंस इक्वल होनी चाहिए ना। तो ये कैसे प्रभावित कर रहा है, आप चेक इशू कर रहे हो तो आपका कैश बुक का बैलेंस कम हो। कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? कम हो रहा है तो ऐड करेंगे, तो इसको ऐड कॉलम में, ऐड कॉलम 2500, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये भी ऐड हो ठीक जाएगा। है। अब बैंक ने आपके अकाउंट में आपको इंटरेस्ट दिया, तो उससे आपके इस पे क्या इफेक्ट आया ये देखना है आप, किसी भी ट्रांजेक्शन से इस पे क्या इफेक्ट आया। ये ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो बैंक स्टेटमेंट में एंट्री आ रही है, वहां आपका बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक स्टेटमेंट में बढ़ रहा है लेकिन आपका बैलेंस बढ़ रहा है ना, तो ये बैंक ऑटोमेटिक घट रहा है ना। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ये डिक्रीज हो रहा है ना, वो इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है, ऑटोमेटिक इक्वल होना चाहिए ना। तो अगर बैंक बैलेंस जो है इंक्रीज हो रहा है, तो कैश इसको इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना, ऐड। सेम केस में यहाँ लेस में वो चीजें आएगी जिसकी वजह से ये इंक्रीज हो रहा है, तो लेस करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल होगा ना भाई, ठीक है। मुझे आपको 100 रुपये देने थे, मैंने 200 दे दिए, तो 100 वापस करोगे। अब मुझे 200 देने थे, मैंने 100 दिए, तो 100 और दूंगा ना। तो सेकंड केस में मैंने ऐड किया 100, और फर्स्ट केस में इंक्रीज के केस में लेस किया मैंने, तभी इक्वल हुआ ना। बहुत कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन सेंस, आप समझ रहे हैं कि नहीं अच्छे से। वैसे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, हमने चेक डिपॉजिट किया और बैंक ने नहीं किया, तो क्या हुआ, हमारा इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, तो लेस करेंगे, ठीक है। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक ने हमारे तरफ से इंश्योरेंस प्रीमियम, हमको हमारा एक्सपेंसेस हमारी तरफ से बैंक से पेमेंट हुआ, बैंक से पैसा कटा, तो क्या हुआ, हमारा कैश बुक वहाँ पे एक्सपेंसेस हुआ तो वो बैलेंस घटा, तो उसके कंपेरिजन में ये बढ़ा, इंक्रीज हुआ ना, तो डिक्रीज करने के लिए लेस करेंगे, ठीक है। तो कैश बुक में ये 2600 प्लस होगा, और ये तीन एंट्रियां मिला के ये लेस होगा, तो ऑटोमेटिक आपका बैलेंस 600 600 आ जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। तो इस केस में जब ये 200 दिखाएगा और इतने डिसएग्रीमेंट रहेंगे ना, तो बैंक का स्टेटमेंट 600 दिखाएगा, तो बोलोगे मेरे में तो 200 दिख रहा है, बैंक में 600 कैसे दिख रहा है? जब दोनों को मैच करोगे ना, तो ये 2 और 3 5 एंट्रियां आपको मिसमैच मिलेगी, तो उसको आप ऐसा बनाओगे और प्लस माइनस करोगे तो ऑटोमेटिक हो गया। तो सपोज 31 मार्च को आप कर रहे हो ना, तो 31 मार्च को इसका प्रिंट आउट जो है सीए को दे दोगे, तो सीए जब ऑडिट करेगा तो आपके अकाउंट के कैश बुक में 200 बैलेंस दिखता रहेगा, और बैंक का स्टेटमेंट जब मिलाएगा वो मैच करेगा तो उसके में 600 दिखता रहेगा, ठीक है। तो वो इस पेपर से सेटिस्फाई हो जाएगा, इसको क्रॉस वेरीफाई करके सेटिस्फाई हो जाएगा, और आपका अकाउंट ओके हो जाएगा, क्लियर है। तो आगे ये भी काम करेंगे कि टेली में कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सारे रिवीजन है, रीजन है जिसकी वजह से डिफरेंस आता है ना। तो टाइमिंग, बैंक, चेक, चार्जेस, डेबिटेड्स, एरर्स, मिस्टेक भी हो सकती है ना, डायरेक्ट डिसऑनर, डिसऑनर हुआ हमको पता ही नहीं चला, हमने एंट्री किया हुआ है तो पता नहीं चला, डिफरेंसेस, ठीक, कई बार आपने गलत एंट्री कर दी, उसको सुधारने का मौका मिल जाएगा। इस तरीके से ये रिवीजन स्लाइड है, आया ख्याल में। तो बैक रिग्रेशन को इजी बनाने के लिए इस तरीके से चीज़ें यूज की जाती है, क्लियर है। तो अब आप एग्जाम्पल के लिए इसके क्वेश्चन लीजिए, ठीक है, और वैसा एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाइए। सबसे पहले उसको टिक कीजिए कि ऐड होगा कि लेस होगा, ठीक है।
और अगर यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ बैलेंस एज पर पासबुक होगा, तो ये अप्रोच उसके हिसाब से होगी। हमको ये देखना है कि ये ट्रांजेक्शन इस बैलेंस को कैसे इफेक्ट करता है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, उसके हिसाब से तय होगा कि ऐड करें कि लेस करें। ठीक है, इसको अगर आप बैलेंस एज पर पासबुक या 600 से स्टार्ट करेंगे ना, तो ये लेस वाले कॉलम ऐड में चले जाएंगे, ऐड वाले कॉलम लेस में चले जाएंगे। अब इस तरीके से इसी क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करिए। अगर इसी क्वेश्चन को पासबुक में लेंगे तो क्या होगा, ये जो लेस वाला वो ऐड हो जाएगा, ऐड वाला लेस हो जाएगा, वापस आपका बैलेंस जहाँ 200 आएगा, ये बैलेंस नीचे चला जाएगा, ये बैलेंस ऊपर चला, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। तो आप दोनों साइड इसको प्रैक्टिस करिए मैनुअली, एक ही क्वेश्चन को दोनों साइड करिए तो जल्दी समझ में आएगा, खासकर पहला क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है, तो क्वेश्चन 1 और 2 यहाँ आपको दे रहे हैं, उसको ठीक करिए, है ना। फिर इसको टैली में कैसे करेंगे, टैली में सिंपल है, टैली भी बता देता हूँ मैं आपको। आप बैंक स्टेटमेंट में जाइए, यहाँ आप टैली में खोलेंगे बैंक अकाउंट, है ना। इसमें जैसे आपने अप्रैल मंथ का टैली खोला, ठीक है। अब यहाँ रिवर्स अप्रोच है, वहाँ आपको डिसएग्रीमेंट छाट के स्टेटमेंट में राइट डाउन करना, ठीक है। यहाँ टैली में आपको जो स्टेटमेंट जो ट्रांजेक्शन मैच करते हैं उसको हटाना है उल्टा, तो जो बच जाएंगे वो डिसएग्रीमेंट है ना। ठीक है, तो उसके लिए आप स्टेटमेंट में जाएंगे, ऐसा ये एचडीएफसी बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें देखिए ये ऑप्शन है रिकनसाइल, दिख रहा है, ये रिकनसाइल को आप जब क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर बैंक की डेट आ जाएगी, ये आपकी एंट्री की डेट है, ठीक है, ये बैंक की डेट है, बैंक स्टेटमेंट की डेट है। तो ये सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, एक कभी 2 दिन बाद लगा, कभी 4 दिन बाद लगा, ये डिफरेंस आ सकता है ना, कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट की आप डेट लगाएंगे, जिसमें 2 अप्रैल है तो इसमें 5 अप्रैल डालिए। अभी क्या एरर आ रहा है, लोअर नहीं हो सकती बोल रहा है, 1 अप्रैल डाल दीजिए। एक मिनट, ये रिकनसाइल किया मैंने, ठीक है, बैंक डेट आ गई 30 अक्टूबर 31, 1/11 डाल दी मैंने। इसमें इफेक्टिव डेट कहीं ना कहीं थोड़ा सेटिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। डेली का थोड़ा वीडियो अपन अलग से बना, ठीक है, उसको अलग से सेटिंग करके अलग से बनाते हैं उसका एग्जाम, ठीक है।